जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम बात करेंगे ब्लड रुधिर के बारे में। रुधिर किसे कहते हैं, रुधिर क्या है, टाइप्स ऑफ रुधिर, सफ़ेद रुधिर कितने प्रकार के होते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है, और इस सब टॉपिक से आपके जितने भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे लास्ट में आपको क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और आपको ये कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहती हूँ। अगर आपने ब्लड टॉपिक से आपको क्वेश्चंस लेना है, आप चाहते हैं कि ब्लड टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपका ना फंसे, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा ब्लड कितने प्रकार का होता है, किससे मिलकर बना हुआ है। उसके बाद हम लोग जानेंगे ब्लड क्या है, ब्लड के कितने प्रकार होते हैं, उसका संगठन कैसे होता है, इन सब के बारे में वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। देखिए, अगर हम ब्लड के बारे में बात करें तो उससे पहले आपको सबसे पहले जानना है कि ब्लड का कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्लड मतलब कि ब्लड को आपने दो भागों में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट नंबर है आपका प्लाज्मा और सेकंड नंबर है आपका फॉर्मेट एलिमेंट्स। मतलब आपका फर्स्ट है प्लाज्मा, सेकंड है आपका फॉर्मेट एलिमेंट्स। फॉर्मेट एलिमेंट्स का मतलब कि सेल, कौन कौन से सेल्स होते हैं इसमें आपको बताना है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, मतलब तीन प्रकार के सेल्स होते हैं हमारे फॉर्मेट एलिमेंट्स में। तो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को तो हम प्लेटलेट्स ही कहते हैं। प्लेटलेट्स में हिंदी को बिम्बाणु कहा जाता है और वेसल्स को हिंदी में रुद्राणु कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा के बारे में यदि हम बात करते हैं तो प्लाज्मा हमारा प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, एमिनो एसिड और कुछ गैसों से मिलकर तथा नाइट्रोजनस एंड नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट से मिलकर बना होता है। तो प्लाज्मा क्या है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद हमारा जो प्लाज्मा होता है उसमें बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, मतलब कि प्लाज्मा प्रोटीन से मिलकर बना है। कौन कौन सी प्रोटीन होती है तो एल्बुलिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रोनेजन, ठीक है, ये प्रोटीन के कुछ नाम है जिससे प्रोटीन हमारे जो प्लाज्मा में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेट एलिमेंट्स की। फॉर्मेट एलिमेंट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसी। आरबीसी के कोई पार्ट नहीं होते। डब्ल्यूबीसीज की जब देखा हमने तो डब्ल्यूबीसीज को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर है आपका ग्रैनुलोसाइट्स, सेकंड नंबर है आपका आग्रैनुलोसाइट्स। तो ग्रैनुलोसाइट्स और आग्रैनुलोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स को भी तीन भागों में बांटा गया है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और एसिनोफिल्स। आग्रैनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। तो इस तरीके से हम लोग इन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड है क्या। आप देख पा रहे हैं, जब माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो आपको ब्लड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ब्लड एक लिक्विड फ्लूइड है, ये तो सभी को पता है आमतौर पर, लेकिन एक्चुअल में ब्लड को हम लोग एक संयोजी ऊतक कहते हैं, तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा ब्लड एक दूसरे ऑर्गन से ज्वाइंट रहता है, जुड़ा रहता है। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। साथ ही ब्लड नेचुरल क्लोराइड भी है। तो आप कह सकते हैं कि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, मतलब लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड नेचुरल क्लोराइड है। जो हमारा ब्लड होता है वो दुर्बल क्षारीय होता है, मतलब इसकी जो प्रकृति होती है, नेचर होती है, वो एल्काइन होती है, मीन्स की बेसिक क्षारीय होता है ये। इसका पीएच मान 7.4 होता है। जैसा कि आप पीएच स्केल को देख पा रहे हैं, ये पीएच मान जो इसका होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि 7.4 होता है, मतलब कि एल्काइन अगर होगा तो 6 के अंदर होगा। अब 7 के बाद है, इसलिए क्या होगा भाई, 7.4 है तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। तो इसका पीएच मान कितना होता है आपको बताना है। इसका पीएच मान हो जाएगा 7.4। एक व्यक्ति के अंदर जो रक्त की मात्रा होती है वो शरीर के 7% होती है, मतलब उसके भार का 7% होती है। मेल में मेल में जो ब्लड की क्वांटिटी होती है वो 5 से 6 लीटर होती है और फीमेल में 4 से 5 लीटर होती है।
मेल की तुलना में फीमेल में ब्लड कम होता है, लेकिन ज़्यादातर फीमेल में होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो साइंस ने बताया और जो देखा गया वो फीमेल में ब्लड कम होते हैं। 4 से 5 लीटर फीमेल में होते हैं और मेल में 5 से 6 लीटर पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हम ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम लोग हिंदी में रुधिर, रक्त के नाम से जानते हैं और हम आम लैंग्वेज में इसे खून भी कहते हैं। मतलब हमारा ब्लड क्या है, एक रुधिर है, खून है, ठीक है, जो रेड कलर का होता है, हम सभी को पता है। तो जो ब्लड होता है उसके बारे में अगर बात करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, कहाँ पे करते हैं, आपको बताना है कि हेमाटोलॉजी में या फिर सेरोलॉजी में। मतलब कि यहाँ पे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ब्लड की स्टडी, उसका अध्ययन हेमाटोलॉजी के अंतर्गत किया गया है या सेरोलॉजी में किया जाता है। जैसा कि आप देखते हैं कि लोग बोलते हैं किसी ब्लड के स्पेशलिस्ट को दिखा दो, तो बोलते हैं कि किसी हेमाटोलॉजिस्ट को दिखा दो, किसी सेरोलॉजिस्ट को दिखा दो जो ब्लड स्पेशलिस्ट हो। तो अगर हम किसी डॉक्टर की बात करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वहाँ पे लॉजिस्ट लग जाएगा, तो हेमाटोलॉजिस्ट हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, अब ब्लड का जो प्रेशर होता है, मतलब ब्लड प्रेशर जो होता है, उसको हम लोग किससे मापते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर से। मतलब जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर को स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से बना होता है, डॉक्टर हाथ में लगा के मापते हैं, तो उस मशीन को हम लोग क्या कहते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। या आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं कि ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है, आपको बताना है स्फेग्नोमैनोमीटर से। एक समान व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तदाब होता है, वो 120 से 120/80 mm होना चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए और ना ही इससे ज़्यादा होना चाहिए। यदि कम होता है तो उसका ब्लड प्रेशर लो है और ज़्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर क्या है भाई, ज़्यादा है, हाई है। तो इसलिए एक समान व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 mm होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है। तो भाई देखिए, ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका निर्माण भी जानना है। तो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है, जिसका निर्माण होता है, वो अस्थि मज्जा में होता है, जिसे इंग्लिश में बोन मैरो के नाम से जानते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है अस्थि मज्जा, मतलब कि अस्थि के अंदर ही होना चाहिए बोन मैरो, है ना। तो यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हैं, ये बोन मैरो बना हुआ है। जिस बोन मैरो में आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो आइए मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ कि बोन मैरो क्या है। 1 मिनट, बोन मैरो को आपको मैं दिखाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि भाई बोन मैरो क्या होता है। देखिए, इस डायग्राम को आप देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में आपको बोन मैरो दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं बोन मैरो। तो भाई बोन मैरो जो होता है, वो बोन जो हमारा है, बोन के जो लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स में बटा होता है। उसकी लेयर कौन कौन सा है, मतलब कि हिपोडर्मिस, है ना, एक होता है एंडोडर्मिस और एक मीसोडर्मिस। तो मतलब कि जो मीसो वाला पार्ट होता है, जो बीच वाला पार्ट होता है, उसमें क्या होता है भाई, उसी में हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। तो ये जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप दिख रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, रेड सेल्स पाई जाती है, एक सेल पाई जाती है, वहीं पर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, जो इस पर जिसे हम लोग रेड बोन मैरो कहते हैं। तो इस रेड बोन मैरो से ही क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक येलो बोन मैरो बना हुआ है। तो भाई यहाँ पे येलो बोन मैरो भी होता है। कहाँ पे येलो बोन मैरो होता है, ये आपका जो बोन होता है उसी के बीच में ही जो इतना स्पेस बचता है, उसी को हम लोग येलो बोन मैरो कहते हैं। येलो बोन मैरो होता है, ठीक है। अब देखिए, आपके बोन में कुछ सेल्स पाई जाती है। कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है तो मैं बताऊंगी आपको एक एक करके, लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको बोन मैरो का स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं। बोन मैरो कहाँ पे होता है भाई, तो बीच वाले पार्ट में, मतलब कि बोन्स की जो लेयर होती है वो 3 लेयर्स होती है। तो जो मीसोडर्मल वाला पार्ट होता है, ठीक है, बीच वाली जो पार्ट होता है, उसी में हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। तो भाई उसी को हम लोग जब बोन मैरो कहते हैं तो बोन मैरो कहते हैं, तो बोन मैरो में ही क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप कि आप लोगों के ये डाउट बिल्कुल
क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया कि बोन मैरो में क्या होता है भाई, देख लीजिए। मैं आपको एक एक चीज़ करके समझाती हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया, क्या बताया कि बोन मैरो आपका बीच में होता है। यहाँ पे बोन मैरो में मतलब बहुत सारी सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल्स होती है, तो फर्स्ट नंबर पे आपको बताना है ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट्स होती है, ओस्टियोब्लास्ट्स होती है, और ओस्टियोजिनेक होती है, और एक होता है ओस्टियोक्लास्ट होती है। ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोजेनिक सेल और ओस्टियोसाइट सेल। ये देखिए, आपने देखा कि 4 प्रकार के सेल्स हमारी बोन में प्रेजेंट होती है, जिसका अलग अलग फंक्शन होता है। यहाँ पे ओस्टियोसाइट्स होती है, वो मेंटेन बोन टिश्यू को क्या करती है, मेंटेन करने का काम करती है। ओस्टियोब्लास्ट्स क्या करती है, बोन को मैट्रिक्स करने का काम करती है। और यहाँ पे एक दिया हुआ है ओस्टियोजेनेटिक सेल। ये ओस्टियोजेनेटिक सेल का यहाँ पे क्या मतलब है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ओस्टियोजेनेटिक सेल, ठीक है, तो भाई देखिए ये आपका ये वाला पार्ट जैसे आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे रेड बोन मैरो होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए यहाँ पे जो स्पेस बचा उसे हम लोग बोलते हैं येलो बोन मैरो। यह एडिपोज टिश्यू से बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे कुछ टिश्यू होते हैं जो एडिपोज टिश्यू से बने होते हैं, और वहीं भी कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सब मिनरल्स भी हमारे बोन में पाए जाते हैं। और वहीं पर कुछ सेल्स पाई जाती है जो मैंने आपको 4 टाइप्स के सेल्स बताएं, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोजेनिक सेल और ओस्टियोक्लास्ट सेल। अब यहाँ पे देखिए इस सेल का क्या मतलब है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि जब आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है तो बोन मैरो के अंदर एक स्टेम सेल प्रेजेंट होती है, जिसे हम लोग ओस्टियोजेनिक सेल कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस वाले सेल को हम क्या कहते हैं, ओस्टियोजेनिक सेल कहते हैं। ठीक है, 1 मिनट मैं दिखा दे रही हूँ आपको। देखिए, ये आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओस्टियोजेनिक सेल या स्टेम सेल के नाम से जानते हैं, जो कहाँ पे होती है, बोन मैरो के अंदर होती है। जब ये सेल डिवीज़न करती है तो कुछ सेल को आरबीसी बना देती है और कुछ को क्या कर देती है, स्टेम सेल में ही रहने देती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सेल होती है, ठीक है, ओस्टियोजेनिक सेल या स्टेम सेल जो होती है, वही क्या करती है, आरबीसी का जब फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, तो बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल प्रेजेंट होती है और यही डिवीज़न करती है, और यही क्या करती है, कुछ सेल को आरबीसी बना देती है। तो मतलब कुछ सेल को आरबीसी बना दी तो आरबीसी इस तरीके से फॉर्मेशन हो गया, और कुछ स्टेम सेल में ही रह जाते हैं। और स्टेम सेल न्यूरॉन सेल तथा मसल सेल बना सकते हैं। ठीक है, स्टेम सेल जो होते हैं वो न्यूरॉन सेल तथा मसल सेल बना सकते हैं, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए इसे हम लोग प्लूरीप्रोटीन सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मतलब इसको आप लोग पॉलीप्लूरी, हाँ ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं भाई, तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, जो कई सेल बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं भाई, एक स्टेम सेल है, इसने डिवीज़न किया, न्यू सेल का निर्माण हुआ। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो भाई मैंने बताया कि इसने क्या किया, कुछ सेल को आरबीसी बना दिया, कुछ सेल को स्टेम सेल ही बना दिया। तो कुछ आरबीसी बन गए, कुछ आपका क्या बन गया, कुछ आपके स्टेम सेल बन गए, कुछ मैच्योर हो गए, कुछ आरबीसी में ही कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से आपने देखा कि कुछ इरेथ्रोप्रोटीन्स, मतलब जो मैच्योर सेल्स होते हैं उसमें इरेथ्रोप्रोटीन भी पाई जाती है, जिसके कारण ये रेड कलर के भी होते हैं। ठीक है, तो कहने का यहाँ पे क्या मतलब है, आपको कुछ नहीं समझना, बस आपको इतना खाली समझना है कि जो आपका बोन मैरो होता है, बोन मैरो कहाँ होता है, बोन्स में होता है। बोन्स में कहाँ होता है, बोन्स के मीसोडर्मल वाले पार्ट में होता है, इसीलिए ब्लड को मीसोडर्मल ऑर्गन कहा गया है, क्योंकि मीसोडर्मल में ही उसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आपके बोन में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे येलो बोन मैरो होते हैं, उसी के पास आपका क्या होता है, एडिपोज टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू से बना होता है आपका। ठीक है,
हार्डेस्ट होता है, तो एडिपोज टिश्यू से मिलकर ये बना होता है आपका। और यहीं पर कुछ सेल्स पाए जाते हैं जो इस तरीके से मैंने आपको दिखाया, 1 2 3 4, ये कुछ सेल्स पाए जाते हैं जो मैंने बताया। ये स्टेम सेल ही ऐसा होता है जो क्या करता है, आरबीसी का फॉर्मेशन करने में मदद करता है। ये कुछ आरबीसी में कन्वर्ट करता है, कुछ स्टेम में ही रह जाता है, जिसको ओस्टियोजेनिक सेल के नाम से जाना जाता है। ओस्टियोसाइट सेल जो मेंटेन करती है बोन टिश्यू को, ओस्टियोब्लास्ट जो फ्रॉम बोन मैट्रिक्स करती है, ठीक है, मैट्रिक्स करती है बोन को। और ओस्टियोक्लास्ट जो होता है वो क्या करती है भाई, आपको बताना है क्या, जो हमारे डिसीज होते हैं बोन्स में ना, उसको सही करने का, मेंटेनेंस करने का काम करती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी बोन मैरो के बारे में। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो स्टेज होता है, उस अवस्था में ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आपको बताना है कि लीवर में। उस सिचुएशन में ब्लड का निर्माण कहाँ पे होगा भाई, लीवर में होगा। आई बात सबको समझ में। अब देखिए रक्त का संगठन, रक्त का संगठन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रक्त के संगठन के बारे में। तो भाई मानव वयस्क में टोटल 5 से 6 लीटर होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। जो आपका ब्लड होता है उसको 2 भागों में आपने डिवाइड कर दिया, एक आपका होता है प्लाज्मा और एक होता है रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा जो होता है वो पानी और अन्य पदार्थों से मिलकर बना होता है, प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। रक्त कोशिकाएं जो होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है, 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, जो हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है। अभी तक आपने नॉर्मल ब्लड के बारे में जाना था, अब हम लोगों को जो जानना है वो मेन जानना है क्या भाई, आपको जानना है, आप कहोगे मैम हम लोगों को आरबीसी के बारे में जानना है। अभी तक आपने क्या पढ़ा, ब्लड का पढ़ा कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, जो मैंने आपको बताया। अब ब्लड का मतलब कि आरबीसी का ही फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, रक्त के संगठन में हम लोग एक एक चीज़ करके पढ़ेंगे। जैसे कि आप ये ब्लड का स्ट्रक्चर देख रहे हो और यहाँ पे आपको साफ साफ कुछ चीज़ें दिखाई भी दे रही होंगी कि ब्लड में देखो ये ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को ले जाने का काम करती है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। ये इरिथ्रोसाइट्स है, आरबीसी है, ये आपका मोनोसाइट्स है, मतलब डब्ल्यूबीसीज के टाइप्स हैं, ये बेसोफिल्स है, ये सब डब्ल्यूबीसीज के टाइप्स आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। और ये आप देख पा रहे हैं ये आपके बेसोफिल्स हैं, ये न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है। और ये आपका प्लेटलेट्स वाला पार्ट दिख रहा है, ये प्लेटलेट्स है, ये न्यूट्रोफिल है, ये लिम्फोसाइट्स है और ये प्लाज्मा है। तो यहाँ पे ब्लड के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स सभी के आपको टाइप्स दिख गए, कुछ इस तरीके से मिक्स रहता है और कुछ इस तरीके से निकलता है। अब हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे भाई, आरबीसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आरबीसी में हम लोग प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको प्लाज्मा के बारे में बताएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आपको बताना है कि रक्त कोशिकाएं पढ़ेंगे, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं प्लाज्मा के बारे में। देखिए जब हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा रक्त का तरल अवस्था में पाया जाने वाला एक भाग है। इसका 90% भाग जल होता है। हमारे प्लाज्मा में 90% भाग जो होता है वो वाटर मिला होता है। जब प्लाज्मा में बिलीरुबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, बिलीरुबिन एक रंगक है, जब हमारे बॉडी में प्लाज्मा में बिलीरुबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये पहले तो ये हल्का पीला कलर का होता है, और जैसे इसकी मात्रा ज़्यादा हुई तो हमें एक डिसीज़ हो जाएगा जिसे हम लोग पीलिया या जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। मतलब इसे किसके नाम से जानते हैं, पीलिया के नाम से जानते हैं। तो भाई ये क्या है, हमारा पीलिया है। कब होगा, जब आपके प्लाज्मा में बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो आपकी आंखें कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी, आपके नेल्स एकदम पीले पीले दिखने लगेंगे, कुछ फेस में भी आपका पीलापन आ जाएगा। प्लाज्मा में वाटर जो होता है वो 90% होता है, ठीक है। ग्लूकोज आपका होता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, खनिज लवण होता है आपका, और कुछ प्रोटीन होती हैं जैसे कि थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन। ये प्रोटीन के नाम मैंने आपको बताए हैं। ये सारी जो प्रोटीन होती है, ठीक है, जितनी भी आपने प्रोटीन यहाँ पे देखा, ये प्रोटीन में से फाइब्रिनोजन एक ऐसी प्रोटीन होती है, अगर आपके बॉडी में ये प्रोटीन की कमी हो गई किसी तरीके से तो आपको ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। मतलब प्लाज्मा में अगर फाइब्रिनोजन प्रोटीन की कमी हुई तो इसका मतलब आप समझ लोगे कि भाई हमें किसी भी तरीके का हमें ब्लड क्लॉटिंग हमारे बॉडी में नहीं बनेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, तो आपको बताया जाए, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है रक्त का थक्का जमना।
ठीक है। आपके बॉडी में रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और जब आपके बॉडी में रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो ब्लड किसी भी तरीके का नहीं रुकेगा। जब आपको कभी चोट लगती है तो आपके बॉडी से ब्लड निकलता है, रक्त निकलता है। उस सिचुएशन में आपका ब्लड बंद ही नहीं होगा, क्योंकि आपके बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता। अगर आपके बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है तो 3 से 4 मिनट में आपका ब्लड क्लॉटिंग बंद हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग बनने में 3 से आप मैक्सिमम ले सकते हो 3 से 4 मिनट ब्लड क्लॉटिंग बनने में लगता है। और अगर आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं बन पा रहा है तो आपका ब्लड जल्दी बंद नहीं होगा, वो निकलता जाएगा और आपकी बॉडी की ब्लड की कमी हो जाएगी। हो सकता है कि ज़्यादा ब्लड निकलने से आपकी डेथ भी हो जाए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आपका प्लाज्मा होता है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो भाई यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोटीन, आयरन, वाटर, न्यूट्रिएंट, वाटर, वेस्ट और गैसेस से मिलकर आपका प्लाज्मा बना होता है। ये आपका है कौन सी ब्लड, वाइट ब्लड सेल्स, और ये आपका कौन सा है, रेड ब्लड सेल्स, और ये वाला पार्ट कौन सा है, आपका प्लाज्मा। तो ये इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा का कार्य क्या होता है। तो जैसा कि सबसे पहला कार्य तो आप देख रहे हो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। मतलब प्लाज्मा में फाइब्रोनोजन की प्रोटीन की कमी हुई तो आपके बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और आपका जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड में पीएच मान को क्या करता है, संतुलित बनाए रखता है, बैलेंस बनाए रखता है। ठीक है, संतुलित बनाए रखता है। और प्रोटीन या अन्य पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का भी कार्य कौन करता है, आपका प्लाज्मा ही करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ग्लूकोज जो होता है उसको बाकी अंगों तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है, प्लाज्मा करता है। तो प्लाज्मा की किसी तरीके की अगर कमी हुई, हमने प्लेटलेट्स की बात नहीं किया, इस टाइम डेंगू बहुत चल रहे हैं, लोग प्लेटलेट्स की वजह से परेशान हैं। तो प्लेटलेट्स पे ना ध्यान देकर थोड़ा सा प्लाज्मा को ध्यान दो और प्लाज्मा के बारे में सोचो कि जब आपके बॉडी में प्लाज्मा की कमी हुई तो आपके बॉडी का पीएच मान जो होगा वो संतुलित नहीं रहेगा, ब्लड क्लॉटिंग में नहीं बनेगा, ग्लूकोज को बाकी अंगों तक नहीं पहुंच पाएगा, और प्रोटीन और अन्य पदार्थ को भी एक दूसरे के पास नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ये सारी समस्याएं आपके बॉडी में आ सकती है प्लाज्मा के कमी होने से। तो आपके बॉडी में किसी भी तरीके का ब्लड की कमी होनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो प्लाज्मा हो, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो। अब हम बात करते हैं सीरम। देखिए प्लाज्मा का ही एक पार्ट सीरम होता है। प्लाज्मा से अगर रक्त का थक्का जमाने वाला जो प्रोटीन होता है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन, अगर उसको हटा दें और हटाने के बाद हम उसको प्राप्त करें तो उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। आई बात समझ में। जब सीरम में क्या होता है भाई, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सीरम बराबर प्लाज्मा मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग। बात क्लियर। तो मेरा कहने का मतलब ये सब ये है कि प्लाज्मा में अगर रक्त का थक्का जमाने वाला जो कारक होता है जिसे फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन कहते हैं, ये प्रोटीन को अगर आप हटा दें तो हटाने पर आपको जो प्राप्त पदार्थ होगा उसी पदार्थ को हम सीरम कहते हैं। सबको क्लियर हुआ। तो भाई इस तरीके से मैंने आपको बताया प्लाज्मा के पूरे टॉपिक पे जितने भी आपके प्लाज्मा से क्वेश्चंस बनने वाले हैं सब कुछ बता दिया। प्लाज्मा से क्वेश्चंस आपके कैसे बनेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यही बनेगा कि सीरम क्या है, सीरम क्या है और प्लाज्मा के क्या पार्ट हटाने से सीरम बनता है। दूसरा, प्लाज्मा का कार्य क्या होता है। तीसरा, ब्लड का पीएच वैल्यू को संतुलित कौन बनाता है। चौथा क्वेश्चन आपका बनेगा प्लाज्मा किस किस चीज़ों से मिलकर बना है। पांचवा आपको मिलेगा प्लाज्मा से कि प्लाज्मा में बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा होने से कौन सा रोग होता है, बिलीरुबिन किस कलर का होता है, पीलिया रोग किस कारण होता है, और उसमें खनिज लवण ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है, और कौन कौन सी प्रोटीन से मिलकर प्लाज्मा बना होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके प्लाज्मा से पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे ब्लड के बारे में। ठीक है, जितने भी आपके ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं उन सभी के बारे में आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।